वेलकम इन द न्यू वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है प्रोब्स को। जेनेटिक्स को हम पहले स्टडी कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्लोनिंग को डिस्कस किया, जिसमें डीएनए फिर डीएनए लाइब्रेरीज़ पर आए, जीनोमिक लाइब्रेरी को हमने डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस करना है प्रोब्स को, उसी की कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियोज़ की आगे से। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जो हम लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पे अप्लाई करते हैं। इस तमाम जो हम ये काम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? हमने एक डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के लिए हासिल करना है। उसके लिए हमें उसको इतने बड़े डीएनए में हमें कैसे मिलेगा वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे काम का है, मतलब जो फ्रेगमेंट डीएनए का हमारे काम का है वो हमें कैसे मिलेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम था डीएनए को क्लीवेज करके उसके रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बना देना। ठीक है। अब उसमें से हमने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को पिक करना है। पिक करने के लिए हमें प्रोब का सहारा चाहिए। प्रोब होता क्या है? दरअसल ये डीएनए या आरएनए का शॉर्ट पीस ही होता है। ये बिल्कुल जो हमें टारगेट डीएनए होता है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी जी डीएनए की जो हमारा टारगेट डीएनए है, उसके अंदर एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन बेसिस हैं, तो प्रोब के अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगी, यानी थायमीन, एडिनिन और साइटोसिन, इस तरह से बेसिस होंगी, ताकि वो जाके डीएनए के स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर जाएगा टारगेट डीएनए। और फिर हमें क्या होगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, हमें वो जो प्रोब है वो हमें बता देगा कि ये दिस इज़ योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमने ऐसे ही करना है, प्रोब अप्लाई करना है। प्रोब दो तरह का हो सकता है, रेडियो आइसोटोप यानी P32, यानी ऐसा प्रोब जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ जाके एक फ्लोरेसेंस देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ आवर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। या फिर नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बायोटिन हो सकता है, जो कि फ्लोरेसेंस खुद से नहीं देगा, लेकिन आपको मैं अभी डिटेल में थोड़ी वीडियो के आगे जाके बताऊंगी कि बायोटिन वाले प्रोब्स कैसे होते हैं। ठीक है। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। प्रोब जो होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जेल के अंदर, मतलब जो हमारी पूरी डीएनए वाली फ्रेगमेंट्स है, उसके अंदर कौन सा डीएनए का बैंड, और पूरी जो डीएनए की लाइब्रेरी है उसके अंदर कौन सा क्लोन उसके अंदर टारगेट डीएनए प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग का प्रोसेस यही होता है कि प्रोब हमें बताता है कि टारगेट डीएनए कौन सा है इतनी बड़ी डीएनए लाइब्रेरी के अंदर। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन टू डीएनए, नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोब्स को हमने प्रोब की कैसे डीएनए से हाइब्रिडाइजेशन करनी है। सबसे पहले होता क्या है कि टारगेट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसको हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना होता है। उसकी अल्कलीन डीनेचरेशन करते हैं, मतलब डीनेचरेशन से मुराद ये होता है कि उसके जो डबल बॉन्ड्स है उसको हम तोड़ देते हैं। जो बेस पेयर्स डीएनए के दरमियान होते हैं, उसको डबल हेलिक्स को हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं अल्कलीन डीनेचरेशन करके। उसके बाद हम उसको ना डीएनए की डीजेनरेशन करने के बाद उसको एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर रख देते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लिक एसिड्स की, प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके साथ हम उसके ऊपर रख देते हैं डीएनए को। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब कुछ कर लिया। अब डीएनए जो है उसको हमने एक सॉलिड सपोर्ट यानी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की सपोर्ट दे दी। अब जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो इमोबलाइज्ड हो जाएंगे। अब उसको हम इमोबलाइज्ड हो गए। अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब के जरिए, यानी अब उस पर हम प्रोब अप्लाई कर सकते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब अप्लाई कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी ये डिपेंड करेगी कि रेडियो एक्टिविटी जो मेम्ब्रेन पे है उसकी कितनी मेजरमेंट है रेडियो एक्टिविटी की मेम्ब्रेन पे। अगर जो ज़्यादा प्रोब होगा, जो हाइब्रिडाइज नहीं होगा डीएनए के साथ, उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको वॉश कर देंगे। तो ये प्रोसेस छोटा सा होता है हाइब्रिडाइजेशन टू द डीएनए प्रोब के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, प्रोब जो होते हैं, कुछ प्रोब्स मैंने आपको अभी सिंपल ना प्रोब का ओवरव्यू दिया। हम सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बायोटिनाइलेटेड प्रोब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं? पहले हम इसको बनाएंगे, फिर मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगी। सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स को बनाने के लिए ना हमें टारगेट डीएनए का अगर सीक्वेंस पता है, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि जो प्रोब्स होते हैं ना वो हमें टारगेट डीएनए के बारे में बताते हैं कि ये उसको लेबल्ड कर देते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं टारगेट डीएनए के। लेकिन अगर हमें टारगेट डीएनए का सीक्वेंस पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला ही प्रोब होगा, सी बात है। तो फिर हम उसके मुताबिक प्रोब बना सकते हैं। अगर टारगेट डीएनए का सीक्वेंस पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा, यानी बेस पेयर्स का, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा, उससे हम प्रोब बना सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये है कि हमने खुद से तैयार करना है। ठीक है। अब या तो अगर हमें टारगेट डीएनए का सीक्वेंस नहीं पता तो उस डीएनए से बनने वाली अमाइनो एसिड्स, यानी जो उसका प्रोटीन प्रोडक्ट है, यानी डीएनए की ट्रांसलेशन भी तो होती है ना, तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको देख के हम प्रोब बना सकते हैं। दो मेथड मैंने बताए, टारगेट डीएनए का सीक्वेंस पता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही प्रोब का सीक्वेंस होता है, उससे बना सकते हैं। या फिर डीएनए की ट्रांसलेशन होती है, जब
डीएनए की पहले ये होती है ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर की ट्रांसलेशन जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोटीन को देख के हम प्रोब बना सकते हैं। दरअसल ये प्रोब हम बना क्यों रहे हैं, आप ये बताएं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डिटेक्ट करते हैं दरअसल जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर सिंगल बेस चेंज को। मतलब हमने ऐसी प्रोब बनानी है जो डीएनए के जो पूरा स्ट्रैंड है उसके अंदर सिंगल बेस भी चेंज म्यूटेशन हुई है, ऐसा सिर्फ एक बेस की भी म्यूटेशन हो तो उसे हम डिटेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने डिटेक्ट करना है बीटा एस ग्लोबिन म्यूटेशन को। किसको करना है, बीटा एस ग्लोबिन म्यूटेशन को हमने डिटेक्ट करना है। ये म्यूटेशन क्या होती है, ये आपको पता है जो एक डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से डीएनए जो है अब वेलिन मतलब अमाइनो एसिड वेलिन कोड करेगा ग्लूटामेट की जगह। बीटा ग्लोबिन मतलब बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से अब जो पूरा प्रोटीन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जीन में म्यूटेशन आ गई तो प्रोटीन जो इससे बनेगी उसमें भी म्यूटेशन होगी, तो वेलिन बनेगी, वेलिन आएगी, अमाइनो एसिड ग्लूटामेट नहीं आएगा। तो ये एक सिंगल बेस की म्यूटेशन आपको दिखेगी 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन के ऊपर। लेकिन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब कैसे करेगा, इस डीएनए फ्रेगमेंट के साथ जाके हाइब्रिडाइज हो जाएगा उसके जिसके अंदर ये म्यूटेशन होगी। अगर मिसाल के तौर पे एक होता है हीमोग्लोबिन का मसला है ना, HbA होता है नॉर्मल, ठीक है, HbA हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, इसकी बीटा चेन होती है। अगर HbS का मतलब होता है ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, यानी इसके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट है। प्रोब जाके HbS के बीटा जो चेन है ना उसके अंदर जाके बाइंड करेगा जीन्स डीएनए फ्रेगमेंट से, HbA के साथ बाइंड नहीं करेगा, यानी नॉर्मल के साथ बाइंड नहीं करेगा। HbS अगर मसला है तो बाइंड करेगा, मसला नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब इस काम के लिए सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बायोटिन रिलेटेड प्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बायोटिन को प्रोब के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम विटामिन बायोटिन जो होता है उसको हम बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोब के तौर पे। क्यों, क्योंकि बायोटिन को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि ये बहुत अच्छे से एविडिन के साथ बाइंड हो जाता है। अब एविडिन क्या है, एविडिन दरअसल एक प्रोटीन होती है चिकन एग वाइट्स के अंदर, यानी बायोटिन जो है वो बहुत अच्छे से एविडिन से बाइंड हो जाती है। एविडिन चिकन एग वाइट्स के अंदर प्रोटीन होती है। मतलब ये एविडिन जो है ना, एक तो चिकन इससे बायोटिन इससे बाइंड हो जाता है और एविडिन फ्लोरेसेंट डाई से बहुत अच्छी बाइंड हो जाती है। ये आपने इस तरह से सीक्वेंस याद करने के, बायोटिन एविडिन से बाइंड हो गया, एविडिन फ्लोरेसेंट डाई से बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती है, फिर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए फ्रेगमेंट है, उसे हमने उसके ऊपर बायोटिनाइलेटेड प्रोब, यानी वो प्रोब जिसके अंदर बायोटिन है, डीएनए बायोटिन वाला प्रोब उसके डीएनए फ्रेगमेंट के साथ जाके अटैच हो गया। अब अगर हम इस डीएनए फ्रेगमेंट को ऐसे सॉल्यूशन में इमर्स कर दें जिनके अंदर एविडिन है तो क्या होगा, एविडिन है तो क्या होगा, एविडिन जो है वो फ्लोरेसेंट डाई के साथ अच्छे से अटैच होती है तो हमें डिटेक्शन हो जाए। एविडिन जो है वो डाई के साथ बाइंड हुई हुई होगी और ये दोनों का कम्प्लेक्स जो है वो इस फ्रेगमेंट के इस कम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा, तो फ्लोरेसेंस हो जाएगी, यानी हमें पता चल जाएगा डीएनए विजिबल हो जाएगा। यानी डीएनए बायोटिनाइलेटेड प्रोब के साथ बाइंड था, हाइब्रिडाइज था, फिर हमने उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें एविडिन और फ्लोरेसेंट डाई प्रेजेंट थी। क्यों डाला, क्योंकि हमें उसको विजिबल करना था। अभी सिर्फ प्रोब अटैच हुआ था, विजिबल नहीं होता, हमें पता नहीं चला था, कोई नहीं पता चला था कि कौन सा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ प्रोब जाके हाइब्रिडाइज हो गया था। तो इस तरह हम इसको विजिबल कर सकते हैं। अगर प्रोब ही फ्लोरेसेंट है, यहाँ पे प्रो फ्लोरेसेंट नहीं था, अगर प्रो फ्लोरेसेंट है तो उस टेक्निक को फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यानी फिश कहते हैं, लिखते ऐसे हैं फिश, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साउथर्न ब्लॉटिंग के मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है साउथर्न ब्लॉटिंग, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।